नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज में। मैं आदर्श प्रताप। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ। 9वां चैप्टर प्रस्तावना, प्रीएम्बल, हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो आज से देखा जाए तो संविधान का एक मेन पार्ट शुरू हो रहा है और संविधान की प्रस्तावना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इसको जो है इसको एक तरह से ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है। अच्छा दोस्त, एक बात और हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो संविधान को पढ़िए ना तो उसको केवल रटिए नहीं, उसको जो है अपने जीवन से जोड़ के जब आप देखेंगे, अपने जीवन की घटनाओं से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें बोरिंग नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं पहले। देखिए, संविधान के जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसका संविधान प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेहरू जी ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे और जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। जानते हैं अपनी प्रस्तावना के बारे में। ये है हमारी प्रस्तावना। बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है इसे देखकर। इसे पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी प्रस्तावना। दोस्तों, आइए एक बार फिर से देखते हैं। इसको कई बार पढ़िए, इसको एकदम रट जाइए। ये आपको बहुत काम देगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वजन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को, सभी सिटीजन को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, जस्टिस, कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी, किन किन चीज़ों की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता मतलब इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, पक्का इरादा होकर अपनी इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा हियर बाई इस संविधान को अंगीकृत माने एडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित इनेक्ट करते हैं एवं आत्मार्पित करते हैं, गिव टू आवर सेल्फ। ठीक है, ये है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप बिल्कुल रट जाइएगा, उससे ये आपको एग्जाम में भी बहुत
हेल्पफुल होगा। अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए प्रस्तावना क्या था? प्रस्तावना था कि जो हमारे संविधान सभा के लोग हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या भावना थी, ये बताती है हमारी प्रस्तावना। उन्होंने क्या सोच के हमारा जो है संविधान बनाया, प्रस्तावना इसी को बताती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें क्या खास बातें हैं, क्या कुछ खास बातें हैं उसमें, आइए उसको देखते हैं। एक तो हमारी जो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और यह बताता है कि संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता कहाँ निहित है? वो भारत की जनता में निहित है, माने सॉवरेंटी जो है वो भारत की जनता में निहित है। ठीक है, ये बताता है, ये हम भारत के लोग, ये बताता है। ठीक है, माने जो संविधान माने जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता है। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ये संप्रभुता, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, संप्रभुता क्या है? किसी भी देश का प्राण तत्व है। निर्णय लेने की जो शक्ति है वही उस देश की संप्रभुता होती है। ठीक है, अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। दूसरा, इसे लागू कराने के लिए हम कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों का अगर हमारे हनन हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हो, तो हम उसके लिए कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर प्रस्तावना में जो बातें हैं, ठीक है, प्रस्तावना की बातों के लिए हम जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब प्रस्तावना की ये बात जो है वो लागू नहीं हो रही है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये एक तरह से भावना है, एक तरह से हमारे संविधान निर्माताओं की भावना को बताता है बस। तीसरा, जहां पे संविधान मौन हो जाता है वहां पे प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन करती है। कई जगह पे जहां अगर ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, कि ऐसी जगह है वहां पे कोई प्रावधान है नहीं समझ में आ रहा है या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे जहां पे संविधान मौन हो जाता है वहां पे प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है वो न्यायालय सोचता है। ठीक है, चौथा है कि जो प्रस्तावना में देखिए स्वतंत्रता की भी बात कही गई है, समानता की भी बात कही है और बंधुता की भी बात कही गई है, माने लिबर्टी, इक्वलिटी। ठीक है, ये सब बातें कही गई हैं। तो ये तीनों ही जो शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति का यही नारा था और ये नारा जो है वो रूसों ने दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसके बाद प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय या 3 प्रकार के जस्टिस की बात कही है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक है, इसको हम आगे और भी अभी डिटेल में बताएंगे। अभी ये जानिए कि 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। माने अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे कभी पूछा भी गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात है, तो 3 प्रकार के न्याय की। ठीक है, इसी तरह प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, लिबर्टी किसकी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, अभिव्यक्ति जैसा कि हमारे अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, प्रेस की आज़ादी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो उसी तरह धर्म की, हम कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा नहीं मानेंगे, ठीक है, कौन सा धर्म हमें मानना है, इसकी भी आज़ादी है। तो ये सब जो है स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान में दी गई है। ठीक है, देखिए अगली बात, महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। ये भी पूछा जाता है अक्सर। इसके बाद अभी तक इसमें केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, माने 42वें अमेंडमेंट एक्ट
1976 के द्वारा इसमें संशोधन, केवल एक बार वही संशोधन किया गया है और उसके द्वारा माने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। माने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये शब्द 1976 में जोड़ा गया। पहले ये संविधान में नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि संविधान की प्रस्तावना दे देता है, पूछता है कि इसमें जो है शुरुआत में संविधान की प्रस्तावना कौन सी सही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद नेहरू जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेहरू जी के द्वारा संविधान की आत्मा क्या है। तो नेहरू जी के द्वारा हिसाब से संविधान की आत्मा, नेहरू जी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि केवल कि संविधान की आत्मा क्या है, तो भी आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, अगर ये पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट में है, वो होगा। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में प्रियम्बल में कुछ जो है शब्द यूज हुए हैं, मुख्य मुख्य शब्द हैं, उनको जान लीजिए। जैसे संप्रभुता शब्द का यूज हुआ है, सॉवरेंटी। ठीक है, सॉवरेंटी जो है वो संप्रभुता, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में ही कि संप्रभुता क्या होती है, किसी भी देश के निर्णय लेने की शक्ति। संप्रभुता के कारण ही कोई राष्ट्र राज्य बनता है। ठीक है, ये किसी भी राज्य का आवश्यक तत्व है, इसके बिना कोई जो है राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, किसी देश का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देखते हैं प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में जो क्या है, समाजवादी लिखा हुआ है, सोशलिस्ट। ठीक है, इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हमारी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, इसका समाजवाद है, उसका मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद से है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद वो नेहरू जी के द्वारा ये शब्द दिया गया था। लोकतांत्रिक समाजवाद से आशय है कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी, माने हमारे यहाँ जो है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिल के काम करेंगी, दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं मिल के काम करेंगी। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, BSNL है, सेल है, भेल है, गेल है। ठीक है, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, जबकि टाटा है, अदानी, रिलायंस है, अदानी है, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कंपनियां और सब मिल के काम करती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, और लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो अहिंसा पर विश्वास करता है और प्राइवेट और सरकारी दोनों के सहयोग की बात करता है। ठीक है, जबकि जो साम्यवादी समाजवाद है, ठीक है, समाजवादी जो साम्यवादी समाजवाद में जो चाइना और रसिया में है, ये हिंसा पे आधारित होता है, ये कार्ल मार्क्स की धारणा है। ठीक है, और हिंसा पे आधारित होता है और सरकारी और प्राइवेट के सहयोग की बात नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि जो है जो हमारे पूंजीवादी हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कैपिटल है, तो जो पूंजीवाद है या पूंजीवादी जो हैं, उनको मार के उनकी संपत्ति पे अधिकार करके उसका सरकारीकरण की बात करता है। ठीक है, माने हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो दोनों के सहयोग की बात करता है, जबकि साम्यवादी समाजवाद वो पूंजीपतियों को मारकर उनकी जो संपत्ति है, ठीक है, उस पे अधिकार करके उसके सरकारीकरण की बात करता है। तो ये है हमारे यहाँ के समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद में अंतर। आइए देखते हैं प्रस्तावना में प्रियम्बल में न्याय का भी प्रयोग किया गया है, न्याय की बात कही गई है। उसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, जैसा कि आपने देखा है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो मैं यहाँ पे पहले राजनैतिक न्याय की बात करता हूँ। ठीक है, राजनैतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस। तो राजनीतिक न्याय क्या है कि राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान हों। ठीक है, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली जो है वो सभी व्यक्ति इक्वल हो। मतलब इसीलिए क्या है हमारे यहाँ, इसी व्यवस्था राजनीतिक न्याय के लिए ही हमारे यहाँ क्या है, एक व्यक्ति एक वोट, माने एक व्यक्ति जो वोट देगा उसकी कीमत एक ही होगी, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे जितना उम्रदार आदमी हो या कम उम्र हो। ठीक है, या चाहे जितना कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के वोट की कीमत एक होगी। तो राजनीतिक रूप से बराबर हो गए। दूसरा जो राजनीतिक न्याय है वो कैसे प्राप्त किया जाता है
कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, जो भी है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी की बात प्रस्तावना में किया गया है। ठीक, अब आइए अगला है सामाजिक न्याय। ठीक है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, इससे क्या आशय है कि हमारे यहाँ समाज में सभी व्यक्ति समान हों, सभी व्यक्ति समान हों, किसी से भी धर्म, जाति, लिंग, रंग इत्यादि के आधार पे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये है सामाजिक न्याय। अगला है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो अंतर है वो कम से कम हो। ठीक है, माने कोई बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब ना हो। ठीक है, इसी के लिए इसी का ही उदाहरण है। आप देखिए जो सर्विस वाले हैं या जो लोगों का इनकम टैक्स कटता है, ठीक है, वो क्या है, वो क्यों करता है, वो आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए ही करता है। ठीक है, कभी कभी लोगों को बुरा लगता है कि भाई ऐसा है, हमारी कमाई कट रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखिए पहले प्राचीन काल में भी देखिए, मध्यकाल में भी देखिए, हर समय जो है वो टैक्स लगता था। ठीक है, तो होता क्या है कि सरकार टैक्स लेके उसको गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था करती है, उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको कुछ व्यवस्था करती है, और इससे क्या होता है, आर्थिक न्याय की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ता है। ठीक है, तो ये है आर्थिक न्याय। तो देखा जाए तो अभी तक हम लोग राजनीतिक न्याय को पूरी तरह से, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय राजनीतिक न्याय पूरी तरह से उसकी प्राप्ति हो चुकी थी, क्योंकि ये चीज पूरी तरह से सभी के ऊपर लागू होती है, सभी को मिलती है आसानी से। ठीक है, लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाई है। उसकी प्राप्ति के लिए ही जो है वो सरकार तमाम तरह के योजनाएं लाती है, और इसी के प्राप्ति के लिए ही राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो इसी पे आधारित है। इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही नीति निदेशक तत्व इन्हीं पे आधारित हैं। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, आइए देखते हैं स्वतंत्रता शब्द का भी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में प्रयोग हुआ है, और कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, इनमें से हम 2 प्रकार के स्वतंत्रता की यहां बात कर रहे हैं, एक अभिव्यक्ति और दूसरी धर्म और उपासना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे प्रेस की आजादी, जो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19(1) में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है। माने आप जो है एक दायरे में रहकर किसी का विरोध कर सकते, सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये इसी में अभिव्यक्ति, ये है क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की आजादी आती है। ठीक है, दूसरा है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, माने फेथ और वर्शिप। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और उस पर जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, स्वेच्छा से वो भले कोई अपना किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, हाँ, प्रलोभन देके या किसी दबाव में कोई धर्म को मनवाना या धर्मांतरण कराना वो गैर कानूनी है, लेकिन स्वेच्छा से वो कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। तो ये है स्वतंत्रता। आइए देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ मामले मतलब कुछ वाद जो कि कोर्ट में जो है गए थे, और बाद में उनपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाद था, मुकदमा, वो था बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ। ठीक है, बेरूबारी यूनियन वर्सेज यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया 1960। ठीक है, तो 1960 में बेरूबारी केस में, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, माने संविधान का पार्ट नहीं है, अतः इसमें अनुच्छेद 368 के तहत, माने संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर, उसके तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, माने बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग
नहीं है। यह क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि किस केस में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अंग नहीं है। तो कौन सा केस है? बेरूबारी यूनियन वर्सेज भारत संघ 1960, यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद दूसरा केस है, बहुत ही ये पॉपुलर केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय पूरे राजनीति में, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, 1973, ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। माने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, माने जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है या अमेंडमेंट प्रोसीजर है, उसके अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी, बशर्ते मूल ढांचा या फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है संविधान का वो नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो केस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और केशवानंद भारती केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में ही उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मूल ढांचे का की संकल्पना या मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट वो किस केस में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो है केशवानंद भारती केस में। इसी के आपको अगर ध्यान हो तो इसी के बाद देखिए 1973 में ये मामला आया, ठीक है। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था और तभी जो है वो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में वो संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते वो मौलिक ढांचा को नष्ट न करता हो। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है, 9वां चैप्टर प्रस्तावना, ये आज खत्म होती है और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।